अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमान की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है। रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होकर आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। बिल्कुल, इस वक्त मैं चक नंबर 546 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ एक अफसोसनाक वाकया 24/9/2025 को हुआ। इस वकूए को तकरीबन 1 माह 13 दिन बीत चुके हैं और ये जो वालिदैन हैं ये गांव के नंबरदार भी हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। जो मुल्जमान हैं वो दंदनाते फिरते हैं और वो बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है जिसके साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की गई है। 2 उबाश नौजवानों ने, एक का नाम है राणा बिलाल उर्फ बबलू और दूसरा सुहेल उर्फ टिंडी। ये दोनों ही खतरनाक बंदे हैं और ये पहले भी ऐसे वकूए जो जिनसी दरिंदगी के इस गांव के अंदर ये चौथा वाकया है। वो अपनी इज्जत से खामोश हो गए थे, लेकिन अब ये नंबरदार ने स्टेप ले लिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। मेरे साथ वो बच्चा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूछो बेटा, बेटा जी बताओ की वकूआ है। ਸਕੂਲੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਖੜਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कितनी देर मसला है? तकरीबन एक घंटे। हाँ 1 घंटा। उनसे बात करते हैं। जी नंबरदार साहब बताओ ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਜੀ ਕੀਤੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, SP ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, CPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਬੰਦੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗਏ 5 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ, ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इंसाफ लेने के लिए आपने किस जगह मतलब अपील कर रहे हैं? वज़ीर आला मरियम नवाज है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके लिए आप क्या अपील करें उनको? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, IG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੈਂਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੂਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ गैंग ਦੇ ਬੰਦੇ। कि ये जो उनके जो वालिद हैं, नंबरदार जो बच्चे के वालिद हैं, उनका ये कहना है कि वो एक मुजरमाना जो जो वो जो मुलजमान हैं वो आदि मुजरम हैं। बच्चों के साथ पहले भी इस गांव में 2-3 उन्होंने मुबैना, चौथा 5वां वकूआ है और मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं गांव का नंबरदार भी हूँ और वो बाशर भी हैं और पुलिस अभी तक उनको पकड़ने में नाकाम है। उसके साथ उनके जो मामू हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी
क्या मसला है ये मसला जो नंबरदार साहब ने बताया है ये वही मसला है और इसके बाद कोई एक्शन ना होने पर ना हम सुबह जो कल की डेट में ना जी हम रब्बे से आ रहे थे टूर बंद करके रास्ते में एक ना हमारे गांव का आदमी था उसने कहा मुझे भी लेते जाओ घर उसे लेकर वो भी मेरे साथ था हम आ रहे हैं इधर से वो चार लोग ना इधर से गए उन्होंने जब मुझे देखा ना उस सड़क पर मतलब के बताएं भी इस कुएं के बारे में आप इंसाफ के लिए किसको अपील हम वज़ीर आला को अपील करते हैं आईजी साहब को अपील करते हैं चीफ जस्टिस को भी जो भी अफसरान है हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए तो जो मामू है उनका ये कहना है कि ये जो बच्चा है ये बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुबैना तौर पे उसके साथ ज्यादती हुई है और उस मासूम बच्चे के साथ जो ज्यादती 1 घंटा करते रहे हैं और उनका काम है भी सीसीडी को चाहिए भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो मुल्जमान है राना बिलाल है उसको सीसीडी से जफर चट्टा साहब को चाहिए भी इस पे नोटिस लें और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें ताकि जो मुल्जमान हैं जो दनदनाते फिरते हैं वो कानून की गिरफ्त में आए और वो बुरी जमानतों पे हैं वो पहले भी जो वारदातें डकैती रॉबरी की चोरी वारदातों के अंदर मतलूब हैं और इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए अभी 13 साल की उम्र है और गली है इसके साथ जो जुल्म हुआ है मुबैना ज्यादती हुई है इनको इंसाफ होना चाहिए कभी कभी सोचती हूँ आखिर ये लड़के ये इंसान नुमा हैवान कैसे बनते हैं क्या इनके दिल में इंसानियत की जरा भी रमक बाकी नहीं रहती क्या ये वही समाज नहीं जहां बच्चों को मुस्कुराहट देना नेकी समझा जाता था आज वही बच्चे दरिंदगी की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं ऐसे मुसलमान की नफ्सियात महज जनून नहीं बल्कि ताकत एहसास बरतरी और बिगाड़ का नतीजा है वो जानते हैं कि इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं गवाह डरे हुए हैं और कानून कमजोर फिर वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ख्वाब बनाए थे अब हर रात उसके सोच के साथ सोते हैं कि उनका बेटा कब इंसाफ पाएगा ये कहानी नई नहीं हमें कसूर के वो नन्हे बच्चे याद हैं जिन्हें अपनी मासूमियत की सजा मिली हमें वो वाकयात याद हैं जिनमें दरिंदे कानून से ज्यादा मजबूत निकले तो फिर सवाल यह है कि क्या हमने कुछ सीखा या हम नए केस में वही पुरानी बेहिसी दोहरा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के जो वाकयात हैं वो काफी तशवीश हद तक बढ़ चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन यौमिया 21 बच्चों के साथ जो जिनसी दरिंदगी का जो बच्चे शिकार होते हैं जिसमें हसनैन अली भी है जो 546 गांव का रहने वाला है गोगेरा का आज उसका जो बाप है नंबरदार अमजद अली वो आज खुद इधर अपने इंसाफ लेने के लिए सीपीओ दफ्तर अगर मुझे मेरा कैमरा दिखा सकता है और ये सीपीओ दफ्तर के हम बिल्कुल बाहर मौजूद हैं आज फिर वो इधर इंसाफ के लिए आया है क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुतलका थाना सब इंस्पेक्टर जो है आकब रजाक और एसएचओ वो मुल्जमान के साथ साधबाज है वो कैसे दोबारा उनके पास जाए और इंक्वायरी करे जो 375 ए की जो मुबैना ज्यादती की जो एफआईआर है वो कतन उसकी तफ्तीश बनती नहीं है मेरे साथ उनके जो बाप हैं नंबरदार जो बच्चे के मुतासरा बाप मेरे साथ मौजूद है आज आप इधर फैसलाबाद दोबारा कितने चक्कर लगाए हैं और बच्चे के इंसाफ के लिए कैसे आप धक्के खाए ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਰਹਿਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁਦਈ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜੀ मैं जी उस पिंड का नंबरदार हाँ शरीफ आदमी हाँ जी जो मुलजमान हैं उन्होंने पहले कितने बच्चों के साथ ज्यादती की ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਨੇੜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਰੇਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ मुजरम हैं वो बच्चों के साथ ये छठा बच्चा है नंबरदार का जिसके साथ उन्होंने मुबैना ज्यादती की है कमाद की फसल में ले जाके और ये जो आदि मुजरम अभी तक पुलिस के राड में अभी तक क्यों नहीं आए
मेरे साथ जो बच्चे का जो मामू है, जो मौका पर पहुंचा है, ये मेरे साथ मौजूद है। जी दसो ए वकूआ होया है, ए किस तरह वकूआ है? जी ये वकूआ बच्चा हमारा जो था, मेरा भांजा, वो स्कूल से वापस आ रहा था, तो इन दरिंदों ने इन दरिंदों ने रास्ते में तकरीबन 1.5 एकड़ के फासले पर इन्होंने घेर लिया, और उसके बाद उससे बहुत जुल्म ज्यादती की। और उसके बाद ये वाकया पेश आया कि मैं कल मुरब्बे अपने से आ रहा था, मेरे साथ एक आदमी भी था, तो इन्होंने 5 लोगों ने मुझे बम्मा हथियार पिस्टल मुझ पर रख कर कहने लगे, अगर हमारे केस के तुमने पैरवी की तो हम आपको कत्ल कर देंगे। पहले अमजद नंबरदार साहब मुदई जो हैं उनके पास घर गए, ये नहीं मिले जी। तो आपने क्या जो दोबारा आपको धमकियां मिली हैं, उसकी एफआईआर, कोई दरखास्त वगैरह दी है थाना मामू? दरखास्त दी है, अभी तक पर्चा नहीं हुआ जी, उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन? नहीं एक्शन हुआ जी। एसएचओ ने आपकी एक बात सुनी है? नहीं सुनी बात तो? नहीं, कोई बात ऐसे टाल ही देते हैं, कोई बात है, कोई मतलब कहना एक्शन नहीं ले रहे जी, वो यानी कि action- नहीं ले रहे जी। तो वो कितने मुल्जमान थे जिन्होंने आपको थ्रेड किया है भी हमारी गवाही के पर्चे में अगर आपने कोई गवाही दी तो हम आपको मार देंगे? वो 5 लोग थे जी। 5 लोग थे। जी जैसा कि जो मुतासरीन है, ये आज सीपीओ दफ्तर के बाहर भी दरख्वास्त लेने के लिए 2 मरतबा आ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के अंदर तफ्तीशी निज़ाम के अंदर भी इस्लाहात की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, और इनका ये भी मुतालबा है भी पाकिस्तान के अंदर एडिशनल आईजी जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो सोहेल जफर चट्टा साहब है, उनको चाहिए भी इस केस को अपनी तहवील में लें और सीसीडी इसकी मॉनिटरिंग करे, और जो मुल्जमान हैं, जो बच्चों के साथ दरिंदगी के जो आती मुजरम हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए, और ताकि जो इंसाफ के तकाजे अभी तक थाना मामूकांजन के अंदर बिल्कुल पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। और ये जो मुतासरीन है, उनका ये भी कहना है कि सीपीओ दफ्तर में हमारा दूसरा चक्कर है, हमें इंसाफ दिया जाए। और वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा साहब और सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ फैसलाबाद से हमारी इल्तमास है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मैं गांव का नंबरदार हूं। ये जो मुल्जमान हैं वो अभी तक पुलिस के रडार में नहीं आए, उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके कैफरो किरदार तक पहुंचाया। कभी कभी लगता है हमारे मुहाफिज अब से वर्दी के रंग तक महदूद हो चुके हैं। वो जो इंसाफ के जामिन थे अब फाइलों के बोझ तले दब चुके हैं। क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए है? क्या ताकतवर के लिए हमेशा कोई रास्ता निकल आता है? ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल हैं। क्या उनके लिए रियासत के पास सिर्फ वादे और ताज़ियतें रह गई हैं? किसी बच्चे के साथ जुल्म सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की मौत है। ये वो अजियत है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो हर सांस, हर लम्हे दोबारा जीती जाती है। हसनैन अली की कहानी एक वाकया नहीं, एक आईना है। इसमें हमारा चेहरा है, वो चेहरा जो जुल्म देखकर भी खामोश है। आईजी पंजाब, आरपीओ, डीजी खान और आला हुकाम के लिए ये सिर्फ फाइल नहीं, एक इम्तिहान है। अगर आज इंसाफ ना हुआ तो कल फिर किसी गांव, किसी चक, किसी स्कूल के बच्चे की चीखें हवा में तहलील हो जाएंगी और हम सिर्फ खबर पढ़कर अफसोस करते रह जाएंगे। हसनैन के वालिदैन अब भी दरवाजे पर बैठे हैं, शायद किसी सुबह इंसाफ की कोई किरण फूटे। मगर अगर निजाम इसी तरह सोता रहा तो हर बस्ती में एक नया हसनैन जन्म लेता रहेगा। ये वक्त है कि रियासत जागे, कानून हरकत में आए और हम सब मिलकर वो आवाज बने जो जुल्म के अंधेरे को चीर दे। क्योंकि अगर अब भी हम खामोश रहे तो कल की तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कहानी है एक और नन्ही ईमान की। उसका नाम मासूमियत का इस्तारा है, मगर किस्मत ने उसके नसीब में जुल्म लिखा। कोट मोमिन के इलाके रतापुर में 11 साला ईमान फातिमा जो मदरसे से पढ़कर घर वापस आ रही थी, दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। एक और उबाश नौजवान जिसे लोग भीड़ के नाम से जानते हैं, उसने ईमान को पकड़कर खाली प्लॉट में ले जाकर अपनी हैवानियत का निशाना बनाया और फरार हो गया। एक और चिराग बुझा, एक और माँ की गोद उजड़ी और एक बार फिर मुआशरा
सवाल बनकर खामोश खड़ा है। मेरी बेटी का नाम ईमान फातिमा, 5वीं क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਡਰਦੀ ਆਈ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆਈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਈ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਂਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ज्यादती ते जुल्म ना हो। यहाँ सवाल ये नहीं कि ईमान के साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि आखिर हम कब तक सुनते रहेंगे कि एक और बच्ची ज्यादती का निशाना बन गए। क्या इन दरिंदों के दिलों में जरा सा खौफ बाकी नहीं रहा? ऐसे नौजवान जो खुद को बेकसूर या जहनी मरीज कहकर छुपाने की कोशिश करते हैं, दरअसल इसी मौशरे के पैदा करदा नासूर हैं। कहीं ये जहनी बीमारी नहीं बल्कि समाजी बेहिसी है, जहां इंसानियत मर चुकी है, जहां जुर्म एक रोजमर्रा बन चुका है और इंसाफ एक अफसाना। ईमान की खामोशी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस बच्ची की चीख है जो अपनी मासूम आंखों में खौफ लिए सारी जिंदगी सहम कर जीती है। और मौशरा या तो वो तमाशाई है या कातिल की वकालत में खड़ा है। जी मेरा नाम अदनान हुसैन है जी, मैं रत्तापुर का रहायशी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी बड़ी बच्ची मान फातिमा है जो 5वीं क्लास की पढ़ती है, वो मदरसे से वापस आ रही थी। हाशिम नामी दरिंदे ने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है, लिहाजा इससे पहले भी वो कई दफा कर चुका है, पहले भी कर चुका है ज्यादती, लिहाजा मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। वो मेरी बच्ची को धमकाता था, धमकियां देता था, तुमने घर बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है मोहतरम मरियम नवाज से, वो मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए और उसको दरिंदे को, वहशी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये केस अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि एक और जख्म है जो हमारी मौशरे की बेहिसी को बेनकाब करता है। जब हर रोज कोई ईमान, कोई जैनब, कोई फरिश्ता दरिंदगी की भेंट चढ़ती है तो सवाल ये नहीं कि कातिल कौन है, मगर ये है कि हम सब कब जागेंगे। अगर कानून कमजोर है तो दरिंदे ताकतवर क्यों हैं? अगर इदारे फाल हैं तो इंसाफ सुस्त क्यों है? ईमान फातिमा की चीख आज भी रतापुर की गलियों में गूंज रही है। नाज़रीन, जब तक जालिमों को इबरतनाक अंजाम नहीं मिलता, ये गूंज हर बाप के दिल में खौफ बनकर जिंदा रहेगी और हर माँ की आंख में सवाल बनकर टिकती रहेगी कि आखिर हमारे बच्चों का जुर्म क्या है। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को, अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत के हदूद को न सिर्फ पहचाने बल्कि उन पर अमल भी करें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। वेलकम बैक नाज़रीन। दयार गैर में पसीना बहाकर अपने वतन के नाम कमाई भेजने वाला मोहम्मद अदील आज खुद अपने ही घर में अजनबी बन चुका है।
चकवाल की तहसील कलर कहार के इलाके भौन से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान, जिसने साला साल दुबई में मेहनत की, आज अपनी जमीन, अपने विरसे और अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। महकमे माल के एहलकारों की मुबैना मिली भगत, जाली कागजात और सौतेले भाइयों की खुदगर्जी ने इसकी जिंदगी की कमाई को एक लम्हे में बर्बाद कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की है जिन्होंने अपनी जवानी वतन की खिदमत में वक्फ कर दी, मगर बदले में मिली सिर्फ महरूमी। आज हम एक ऐसी स्टोरी पे बात करेंगे, एक ऐसी कहानी लेके आए हैं आपकी खिदमत में कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने अपना बहुत सारा वक्त दियारे गैर में गुजारा और वहाँ से जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान भेजा, लेकिन उसके जो वालिद हैं वो 2015 में फ़ौत होते हैं। तो उसके जो सौतेले भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो एक इंतकाल विरासत कराते हैं जायदाद के हवाले से, और उसमें से जो उनकी उसको विरासत के हक़ से महरूम कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ दफ़ातर के धक्के खाते नज़र आते हैं। ये पूरा मामला क्या है, हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास और इस तमाम जो उनके साथ ये ज़्यादती हुई है इसके ऊपर बात करते हैं। उसने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क गुजारा है, और जब वो पाकिस्तान आता है तो उसके साथ उसको यहाँ से अपने वालिद की विरासत से महरूम कर दिया जाता है। उनकी ज़बानी जानते हैं, ये सारा मामला क्या है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, ये सारा किस्सा क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अदील ख़ान है और मेरा ताल्लुक भौन चकवाल से है। 12 साल दुबई रहने के बाद जब मैं अपने आबाई और गाँव भौन में आया, तो मैंने जब पटवार खाने में गया तो देखा कि मेरे भाइयों ने जाली इंतकाल पटवारियों से मिल के अपने नाम करवा दिया। तो जब मैंने उनसे कहा कि मेरा भी हिस्सा दिया जाए, तो उन्होंने मुझे ज़द-ओ-कोब करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, धमकी-अमेज़ कॉलें आनी शुरू हो गई। तो मैंने उनसे प्यार से बात की कि भाईजान, मेरा जो कानूनी विरसा, जो कानूनी हक़ है मेरा, वो मुझे दिया जाए। लेकिन अब वो जो है, जब मैंने केस भी अभी मैंने दायर किया हुआ एंटी करप्शन में भी और इधर भी, लेकिन अब वो मुझे अपना कानूनी हक़ देने से जो है ना वो इनकारी हैं। अब मुझे बल्कि उल्टा धमकियाँ मिल रही हैं और जो है ना वो कानूनी जो हक़ जो मेरा विरासत में हिस्सा है वो नहीं दे। अदील साहब, ये बताइएगा कि ये पूरा मामला समझाइएगा कि आपके जो वालिद साहब हैं, उनका जो हिस्सा था उसमें से आपको कैसे महरूम किया गया है? पूरी तफ़सीलात हमें बताइएगा। जी, ये इस तरह है, बात इस तरह है कि वालिद साहब की 3 शादियाँ थी। पहली शादी मेरी वालिदा साहब के साथ, फिर दूसरी शादी थी, अब ये तीसरी शादी। तो पहली शादी से मैं हूँ और बाकी जो तीसरी शादी से मेरे 3 भाई हैं, सौतेले भाई हैं, 1 बहन है और 1 माँ है। तो जब मैं दुबई में रहा हूँ ओवरसीज़, तो बेसिकली हमारा जो गाँव है ये चकवाल, ये भौन में ही है। लेकिन हम बाहर रहे हैं, मुल्तान की तरफ रहे हैं 12-13 साल, लेकिन हम इधर आते-जाते थे अपने आबाई गाँव में, सबसे मिलते थे। तो अब जब मैं अपना सारा कुछ छोड़ के, वालिदा बीमार रहती हैं, थोड़ा-सा उनको कैंसर की तशख़ीस है। तो जैसे ही मैं बाहर से आया हूँ, इधर दुबई से छोड़ के इधर आया हूँ अपने आबाई गाँव में, तो मैंने देखा पटवार खाने में गया हूँ। तो जब मैंने जाँच पड़ताल की है तो उन्होंने मेरा नाम ही विरासत से महरूम कर दिया है। ये देखें जी, ये बहुत बड़ी वो जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे प्यार मोहब्बत से बात की कि आप जो मुझे हिस्सा मिलता है वो मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरा बाप था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मतलब हिस्सा मिलने की बजाय उल्टा मुझे जो धमकी में कालें आ रही हैं और मारने की धमकी दी जा रही है, और मतलब कानूनी हक जो है मेरा वो महरूम कर दिया उन्होंने। मेरे जो वालिद साहब फ़ौत हुए हैं 2015 में फ़ौत हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद 2017 में इन्हें जो है ना, अब मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं पटवार खाने के, 2017 में इन्होंने अपने वो नाम करवा लिए। तो उसके बाद जब मैंने आके पटवार खाने में जब चेक किया तो वो 2017 में इनके नाम हुई हुई थी जगह। तो उसके बावजूद मैंने कहा जी, आप पे एंटी करप्शन का भी केस बनता है और आपने ये इल्लीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। तो इसके बावजूद मैंने कहा कि प्यार मोहब्बत से जो मुझे मिल जाए वो दे दें, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया, उल्टा ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की है। बीइंग पाकिस्तानी, आपने बैरून मुल्क आप रहे हैं, बैरून मुल्क से मुल्क व कौम की भी खिदमत की है। तो अभी आप जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ओवरसीज़ की बात भी होती है कि उनकी जो जायदादें हैं वो किसी को हड़प नहीं हम करने देंगे। तो इन कवानीन के ऊपर और जो हमारी अरबाब इख्तियार हैं उनके हवाले से या उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी तो सबसे पहले गुज़ारिश मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे ये है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छे-अच्छे कानून ला के आ रही हैं। पैरा आई है, लैंड माफ़िया के ख़िलाफ़ जो कब्ज़ा है वो आया, 90 दिन के अंदर-अंदर फ़ैसला जो हो रहा है।
تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اپنا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اپنا چیف آف آرمی اسٹاف سے یہی مطلب ان سے اپیل ہے کہ وہ ماشاء اللہ پہلے بھی انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، ابھی بینگ ایز اوورسیز میں یہی ہے کہ مجھے میرا انصاف دلایا جائے. میں کسی سے ڈسپیوٹ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بس جو میرا قانونی حق ہے اور جو مجھے ملنا چاہیے وہ مطلب وہ مجھے دلایا جائے اور مجھے تھوڑا سا تاکہ ریلیف دیا جائے اور مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ جو ہے نا وہ دیا جائے. پوچھا ہے کہ ایسے لوگ آخر بنے کیسے؟ کیا وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کے اندر سے احساس جرم، رشتہ اور رحم سب مر جاتے ہیں؟ یہ وہی مٹی ہے جس کے لیے عدیل جیسے لاکھوں پاکستانی پردیس میں پسینے کی خوشبو بیچتے ہیں، مگر یہاں ان کے اپنے ہی خون رشتے لالچ کے اندھیرے پن میں ہیں، انہیں اجنبی بنا دیتے ہیں. یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے ان بے شمار کیسز کی جہاں بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو اور انسان نے انسان کو لالچ کی خاطر قربان کر دیا. اور اس سب کے بیچ ایک عدیل تنہا کھڑا ہے، اس کے پاس نہ طاقت ہے نہ اثر و رسوخ، بس ایک کمزور آواز جو انصاف کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، لیکن جواب میں صرف خاموشی. عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جیل سازی کے ذریعے آپ کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے، تو اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں بیسیکلی، اور یہ انتقال کیسے ہوا ہے؟ اس میں کسی کی تصدیق بھی ہوتی ہے، تو اس کا آپ نے جب اس کو دیکھا ہے تو اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں پٹواری کے پاس گیا ہوں، جدھر موجودہ پٹواری ہیں، آصف ہے، رضی ہے، مطلب اور بھی جتنے بھی ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز میرا یہ ڈسپیوٹ حل کیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آگے تک جاؤں یا مطلب ان کو بھی مطلب آگے لے کے جاؤں اور خود بھی آگے جاؤں، تاکہ ہم عدالت کچہریوں کے مطلب یہ ان سے بچ سکیں. لیکن باوجود سمجھانے کے مطلب نہیں وہ سمجھ سکے. اب جب میں پٹوار خانے میں گیا ہوں، جب میں نے کیس کیا یا اینٹی کرپشن میں گیا ہوں، تو اس میں مطلب ہمارے پٹواری بھی انوالو تھے. انہوں نے بھی مطلب یہ کام نمبردار جو تھے، حالانکہ وہ بہت شریف آدمی ہے، میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا آپ کے ساتھ میرا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، میرا مسئلہ حل کروا دیں تو دیٹس اٹ، میں اپنا کیس بھی واپس لیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کی نہ کسی اور کی. لیکن یہ بدماشی ٹائپ اور یہ گنڈا کلچر یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کو ایسے مطلب وہ کرنا اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو نہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہنڈا گردی ہوتی ہے، تو اس میں ہنڈا گردی میں کون کون لوگ ہیں، اور آپ کیا تھانے کے پاس یا ڈی پی او کے پاس نہیں گئے؟ جی، پہلے میں ایک دفعہ ڈی پی او کے ساتھ گیا تھا، میں نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے، بلکہ 2 دفعہ جا چکا ہوں. ایک دفعہ پہلے اپلیکیشن لے کے گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا ڈسپیوٹ بھائیوں کا ہے. سیکنڈ ٹائم میں جب گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ تقسیم کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے کہا سر ابھی میرا نیو کیس ہے. تو 7 محرم کو تھوڑا سا میری بھائیوں کے ساتھ رنجش ہوئی ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا مجھے ڈرایا دھمکایا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے. فیک کالز بھی مجھے 1-2 دفعہ ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ کے خلاف تو FIR ہوگی ہے اور آپ کے خلاف یہ ہو گیا. حالانکہ میں ایسا کوئی ڈسپیوٹ نہیں چاہتا، ایز اے مطلب گڈ سٹیزن میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بندہ رہے، مطلب لڑائی جھگڑے سے بندہ جتنا اوائڈ ہو سکا وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے نا، اگر کسی جان بوجھ کے شہری کو جان بوجھ کے تنگ کیا جائے یا گلی میں سڑک میں روک کے ڈرایا دھمکایا جائے. آپ نے اوورسیز پاکستانی عدیل کی گفتگو سنی، ان کا حکومت سے یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو جیل سازی کے ساتھ محکمہ مال سے ملی بھگت کرتے ہوئے ان کے سوتیلے بھائیوں نے جو وراثتی انتقال درج کروایا ہے اس کو کینسل کیا جائے اور ان کا جو حق حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو مختلف جو ذرائع سے ان کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں اس کا بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ نوٹس لیں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اوورسیز پاکستانی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مگر جب ان کے اپنے ملک میں انہیں ہی لوٹا جائے تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارا نظام اور ہمارا انصاف آخر کہاں کھڑا ہے؟ کیا عدیل جیسے لوگ صرف خبروں کی ایک لائن بننے کے لیے رہ گئے ہیں، یا ہم کبھی اتنے مضبوط ہوں گے کہ انہیں یہ یقین دلا سکیں کہ ان کا وطن انہیں بھولتا نہیں؟ وقت ہے کہ ادارے جاگیں، ورنہ اگلی بار وطن لوٹنے والا کوئی عدیل نہیں بلکہ ایک اور زخم لیے پاکستانی ہوگا، جو صرف سوال کرے گا کہ کیا میرے ملک میں انصاف ابھی زندہ ہے؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کے حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں.
یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔